नमस्कार प्यारे बच्चों। इतिहास की कक्षा राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था नामक अध्याय 2 के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस पार्ट की पहली वीडियो में हमने 2 और 3, 4 अध्याय की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें हमने इनकी बेसिक चीजों के बारे में जान लिया था, बेसिक मैप के बारे में जान लिया था, और यह है पृष्ठभूमि आपको तीनों चैप्टरों में काम आई। अब हम इसमें आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम महाजनपद, ये मतलब प्रारंभिक राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे। ये आपका दूसरा आपकी जो किताब है उसका दूसरा चैप्टर है, आपकी जो किताब है उसका दूसरा पॉइंट है। इसमें महाजनपदों के बारे में बताया जाएगा और आरंभिक राज्यों के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, 6वीं सदी मतलब 600 ईसा पूर्व के समय का बारे में हम जिस बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा परिवर्तनशील समय था। इस समय क्या कई तरह के परिवर्तन आ रहे थे, धर्म में परिवर्तन आ रहे थे, हाँ, शासन जो राजा थे उनके क्षेत्र विस्तृत होते जा रहे थे, नए राज्य बन रहे थे, नई नई धातुओं का प्रयोग हो रहा था। इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, 600 ईसा पूर्व के समय ये क्या परिवर्तन थे। अब ये परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन इस समय आए? देखिए, इस समय नए नए राज्य उभर कर आ रहे थे और बड़े राज्य उभर कर आ रहे थे, नए नगर बन रहे थे इन्हीं राज्यों के बीच में, है ना। इन बड़े बड़े राज्यों की क्या थी, 2 या 1 राजधानियां थी, और साथ में इन राज्यों के जो बढ़ता आकार था, साथ में लोहे का प्रयोग भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि नए नए हथियार, नए नए खेती के लिए नए औजार, तो इस प्रकार के औजारों में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। साथ में पंचकाट सिक्के चलना शुरू हो गए थे। पंचकाट सिक्के, जब इतने बड़े राज्य बन रहे थे तो साथ में पंचकाट सिक्के भी आए। पंचकाट सिक्के मतलब सिक्कों को अनगढ़ आकार में काट दिया जाता था, धातु के प्लेटों को, और उन पर क्या किया जाता, किसी दूसरी मोहर से पंच किया जाता था। उस पर राजा की मोहर रहती थी, इनको चलवाते थे राजा। हाँ, तो इस प्रकार के सिक्के यहाँ पे चलने शुरू हुए थे जो लेन देन में उपयोगी थे। हाँ, और ये सारे जो शहर थे, हाँ, जो महाजनपद, जिनको हम महाजनपद बोलते हैं, तो ये सब कहाँ, गंगा की घाटी में बन रहे थे। जब आपने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो आर्य थे वो कहाँ बस गए थे, गंगा के मैदानों में आके बस गए थे उत्तर वैदिक काल में। तो इस समय वो ग्रामीण पद्धति को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब इस समय उनका विकास हो गया था। उस समय ये ग्रामीण पद्धति को फॉलो कर रहे थे, अब ये शहरी क्षेत्र को फॉलो करेंगे। मतलब शहरी क्षेत्र बनते पनपेंगे, शहरी शहर बनते जाएंगे। इसमें जो पहले ग्रामीण थे अब क्या बनेंगे, वो शहरी क्षेत्र बनेंगे, और उसी के कारण कई तरह के परिवर्तन होंगे। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होगा इस समय, जैसे कि जैन और बुद्ध, और भी कई दार्शनिक विचारधाराएं जो समाज को एक अलग नजर से देखे। नए संप्रदायों का विकास होगा, नए नए धर्म ईट के आएंगे। हाँ, शासन और व्यवस्था, इस समय शासन और व्यवस्था भी परिवर्तित होगी। जो छोटे क्षेत्र पर शासन होता था अब वो बड़े क्षेत्र पर शासन होने लगेगा, है ना। इस समय की 2 व्यवस्थाएं देखी गई हैं। एक पे राजा शासन करता था और एक व्यवस्था में छोटे छोटे राजा अपना एक संघ बना लेते थे और अपना अध्यक्ष नियुक्त कर कर आपस में खुद ही सलाह मशवरा करके अपने क्षेत्र पर शासन करते थे। हाँ, इसको बोला जाता था गढ़ संघ। तो इस प्रकार की 2 व्यवस्था वहां पर देखी गई हैं। एक है राजधानी। अब इन्हीं दोनों गढ़ संघ और एक राजा व्यवस्था में, एक शासन व्यवस्था में, दोनों में राजधानी होती थी, जो कैसे गिरी होती थी, किले से गिरी होती थी। इन राजाओं की क्या थी, सेनाएं थी। सेना अनियमित थी। अनियमित कैसी थी, ये सेना लड़ने के समय, युद्ध लड़ने के समय किसानों को इकट्ठा करके क्या कर लेते, सेना बना लेते थे। सेना अनियमित थी और एक बड़े स्तर पर नौकरशाही व्यवस्थित हो गई थी। बड़े स्तर पर अधिकारी वर्ग जन्म गया था। हाँ, जो अलग अलग कार्य करता था, जो नदियों पर टैक्स लगाता था, आवागमन जैसे रास्ते पर टैक्स लगाता था, जो उनकी क्षेत्रीय सीमा पर जाते थे, है ना। जो भी व्यापारी क्षेत्रीय सीमा से गुजरता था तो वहां पर नदियों पर टैक्स लगता था, राज्यों पर टैक्स लगता, मतलब रास्तों पर टैक्स लगता था। जो भी वहां से गुजरने वाला आगंतुक रहता था तो उस पर टैक्स लगते थे। साथ ही क्या रहता था, धर्म ग्रंथों का इसी समय विकास हुआ। और क्या चीज हुई यहाँ पे, कुछ चीज धर्म ग्रंथों का भी विकास हुआ। धर्म ग्रंथ किस प्रकार के, इस समय नए नए धर्म ग्रंथों की रचना करी ब्राह्मणों ने। ठीक है, समाज को संतुलन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए।
हाँ, समाज को नए नए प्रकार के नियम बताने के लिए कि आपको किस प्रकार जीना है। तो इस प्रकार के धर्म ग्रंथों की रचना हुई इस समय, धर्मशास्त्र। और ये सारे धर्मशास्त्र कहलाए जो इन्होंने इस समय रचना करी। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तो उस समय हो गए थे, लेकिन इस समय धर्म ग्रंथों की रचना की गई। शासक जनता पर कर लगाता था और भेंट प्राप्त करता था, जनता से कर लेता था और भेंट प्राप्त करता था। भेंट किसानों से प्राप्त करता था, शिल्पकारों से प्राप्त करता था और व्यापारियों से। शिल्पकार कौन होते थे? जो किसी प्रकार की मटके बनाए या कोई हार बनाए, तो इस प्रकार के जो बनाने वाले थे तो अलग अलग प्रकार के शिल्पकार थे। उनसे क्या लेते थे? भेंट या कर लेते थे। वनवासियों पर भी कर लगाते थे। वन में रहने वाले लोगों पर जब वो रास्ते पर गुजरते थे तो उनसे कुछ वन संपत्ति सरकारी अधिकारी वसूल कर लेते थे। चरावाओं से भी ये प्रकार की क्या लेते थे? चरवाहों की जो पशु उत्पाद है वो भी क्या लेते थे? टैक्स के रूप में ले लेते थे। दूसरा, और भी ये क्या करते थे? अगर इनको आय की अत्यधिक जरूरत होती थी तो किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देते थे और वहां से क्या है कि जो भी धन संपदा प्राप्त होती उसको प्राप्त करते थे। इस प्रकार इनकी इनकम का सोर्स ये थे। अब ये क्या, राज्य धीरे धीरे बड़े क्षेत्र में फैलते गए। हाँ, इनके जो राजा थे वो महत्वाकांक्षी होते गए। महत्वाकांक्षी, ज्यादा इकट्ठे करने की सोच रखने वाले, है ना। तो ये क्या है, बड़े स्तर पर शासन करने लगे। बड़े स्तर पर शासन करने के लिए इन्हें सेना चाहिए थी, वो भी नियमित। उस सेना का रख रखाव करने के लिए अधिक मात्रा में संसाधन चाहिए थे। हाँ, तो उसके लिए प्रयास करेंगे इस समय। हाँ, धीरे धीरे करके इस एक प्रकार का एक बड़ी अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र में दिखेगी अलग अलग राज्यों में। हम यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि इस समय 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती। मतलब आज के अर्थ में लें तो 16 राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती अलग अलग ग्रंथों से। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हाँ, आपके जो पीछे जो चित्र दिख रहा है उस पे 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। जो आपको मैंने पीछे लिखा है 16 महाजनपदों के बारे में बताया। ऐसा कहाँ लिखा है? जैन ग्रंथों में इनकी संख्या कम भी हुई है और बढ़ी भी है, लेकिन 14-15 ऐसे हैं जो बार बार एक आए हैं, अलग अलग नामों से आए हैं, उनका संबोधन इन ग्रंथों में मिला है। तो चलिए वो 16 महाजनपद कौन है उनके बारे में हम और देख लें। आपको मैप में भी दिखेगा इस वीडियो में साइड में। अब यहाँ पे देखिए, हम महाजनपद, जो महाजनपद हैं वो गंगा की घाटी में थे। गंगा की घाटी मतलब जहाँ से गंगा नदी बहती है ना। तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये ज्यादातर थे। तो हम अभी वर्तमान में उस क्षेत्र में क्या है? बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो इस वाले क्षेत्र में वो होंगे। तो इन्हीं जिलों में से वो कहीं पर भी होंगे। तो उनकी मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी, किस जिले में कौन सा जनपद था। देखिए, क्या राजधानी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो, टोटल थे 16 महाजनपद। हाँ, जिनमें हम सबसे पहले बिहार के देखेंगे। बिहार के कौन कौन से जनपद हैं? देखिए, अंग, मगध और बज्जी। ठीक है, अंग और बज्जी ये क्या थे? गढ़ संघ थे। ठीक है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। और ये राजा का क्षेत्र था, मतलब एक एकल राजा इस पे शासन करता था। इन पे भिन्न भिन्न अलग अलग राजा शासन करते थे। देखिए, अंग है ना, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। चंपा इसकी राजधानी थी और यहाँ पे राजा का निवास होगा जो मुख्य राजा था, और पूरी राजधानी किले से घिरी होगी। हाँ, इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो भागलपुर और मुंगेर जिला है बिहार का। ठीक है, इस जगह पर ये स्थित है। दूसरा देखिए, बज्जी को देख लीजिए, मगध को अभी बताएंगे। बज्जी को देखिए, बज्जी भी गढ़ संघ था। यहाँ पर 3 राजधानियों के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, देखिए, वैशाली, विदय, मिथिला। ठीक है, ये 3 राजधानी होंगी इसकी। ऐसा भी होता है कि एक समय में कोई एक राजधानी थी, बाद में कुछ समय के बाद दूसरी राजधानी चेंज हो गई। इस प्रकार इनकी 3 राजधानियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि वैशाली, विदय और मिथिला। ठीक है, इस प्रकार की 3 राजधानी हमको जानकारी मिलती है। देखिए, इतना आपको जानकारी प्राप्त हुआ। अब ये किस क्षेत्र में है? देखिए, ये है वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये भी बिहार में पड़ता है। दरभंगा का आसपास, दरभंगा जो जिला है उसके आसपास के क्षेत्र में बज्जी संघ फैला था। हाँ, इसकी टेरिटरी वहीं तक थी, इसकी सीमा वहीं पर थी। इसकी राजधानी में क्या था? एक किला बना होगा, पूरे में पूरी राजधानी को घेरा हुआ होगा। और इतने बड़े स्तर पर नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, कुछ स्तर पर, क्योंकि उस समय जनसंख्या भी कम थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये है मगध।
आगे हम मगध के बारे में जानेंगे, क्योंकि अन्य जो 16 महाजनपद हैं उनमें सबसे ताकतवर आगे मगध हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज पहले, फिर बाद में राजगृह हो गई। ठीक है, ये राजधानी थी और यहाँ पर की हमको कुछ जानकारी अत्यधिक मात्रा में मिलती है मगध की और गिरिब्रज की। हाँ, इस राजधानी की देखो, मगध शासन था, उसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। और राजगृह ये किस क्षेत्र में फैला था? पटना और गया वाले क्षेत्र में। ये वाले क्षेत्र बिहार में पड़ते हैं, तो इनको आप देख लेना। तो 3 महाजनपद कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। अंग, बज्जी, मगध। इनकी राजधानी मैंने बताई, इनके क्षेत्र मैंने बता दिए कहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 6 महाजनपद मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 महाजनपद मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश से गुजरी है, तो उसमें देखेंगे कि जो महाजनपद हैं वो कितने हैं? 6। देखें, काशी की राजधानी है वाराणसी। हाँ, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, जो आज भी मौजूद है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वर्तमान वो कहाँ होगा? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। जो काशी महाजनपद था वो कहाँ था? वाराणसी के आसपास, और इसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, जो किसी क्षेत्र में फैली थी जिसमें कुछ लोग रहते थे, और उसकी चारों तरफ से दीवार से घिरे हो गई पूरी राजधानी। अब देखिए, दूसरा है बस कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, और बस कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। जो बस है वो कहाँ? इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र के बारे में बताता है। तो इस क्षेत्र में बस बसा था, इलाहाबाद के आसपास वाला। और कौशल कहाँ था? कौशल तीसरे नंबर का है, कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश की फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, इस वाले क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं ये, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। ठीक है, फिर देखिए चौथा मल की राजधानी है कुशावती। जिसके क्षेत्र हैं देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था मल्ल जनपद। और आज भी इनके कई साक्ष्य इस क्षेत्र में मिलते हैं, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ भी हैं। अब यहाँ पे देख लिया। अब आपने दो प्रांतों को देखिए, 2 राज्यों के बारे में देखा, बिहार और उत्तर प्रदेश। एक और देखिए, यहाँ पे मैंने अभी 4 बताए, अब 2 और देख लीजिए इसके उत्तर प्रदेश के महाजनपद, पांचाल और सूरसेन। पांचाल कहाँ पड़ता है? पांचाल की 2 राजधानियां थी, अहिष्यत्र और काम्पिल्य 2 राजधानियां थी। ये किस क्षेत्र में पड़ता है? बरेली, बदायूं और फारुखाबाद, इन क्षेत्रों में ये पड़ता था पांचाल। सूरसेन मथुरा क्षेत्र में, और ये किस में पड़ता है? फारुखाबाद, मथुरा क्षेत्र में पड़ता है अकेला, फारुखाबाद नहीं है। तो सूरसेन कहाँ पड़ता है? मथुरा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे श्री कृष्ण की बारे में हमें जन्मभूमि देखी जाती है उसके आसपास। ठीक है, उसके बारे में श्री कृष्ण संबंधित माना जाता है इसको। ये एक व्यापारिक केंद्र भी था मथुरा। तो आपको 6 पता चल गए उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से हैं? काशी, बस, कौशल, मल, पांचाल और सूरसेन। ये 6 हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखो ऊपर कितने दिए हैं? 1, 1, 2, 5 और दिए, जो 5 कहाँ हैं? अलग अलग राज्यों में। देखिए, जो अवंती और चेदी है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अवंती जो जनपद था वो उज्जैन और महिष्मती, इसकी 2 राजधानियां थी। अवंती की कितनी राजधानी थी? 2, उज्जैन और महिष्मती, जो किस क्षेत्र में पड़ता है? मालवा क्षेत्र में। देखो, एक राजधानी कहाँ थी? नर्मदा नदी के ऊपर थी, मतलब उत्तर साइड, और एक राजधानी थी गंगा नदी के दक्षिण में, जिसको बोलते हैं महिष्मती, जिसको आज महेश्वर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में अवंती था, और ये मालवा क्षेत्र में ए वाला जनपद था। ठीक है, फिर है चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता, और बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो दोनों के राज्य आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एमपी प्लस यूपी लिख दिया। ठीक है, इसकी राजधानी चेदी क्या थी? बुंदेलखंड। हाँ, राजधानी बुंदेलखंड थी, और कहाँ पर था? एमपी और यूपी के बॉर्डर पर। तो ऐसा कह सकते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। और देखिए, ये है कुरु, मत्स्य, अस्मक। ठीक है, ये कहाँ पढ़ेंगे? देखिए, अलग अलग राज्यों में पढ़ेंगे। ये कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। महाभारत में इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और ये हरियाणा के कुछ क्षेत्र,
दिल्ली और मेरठ के क्षेत्रों में अभी भी था, मतलब उस जमाने में था। इनके साक्षी इस क्षेत्रों से मिलते हैं। हरियाणा के कुछ क्षेत्र, दिल्ली और मेरठ, इस क्षेत्र में वो फैला था। फिर देखिए मत्स्य, मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी, जो राजस्थान के क्षेत्रों में फैला था, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों में। इधर देखिए अस्मक, अस्मक ये एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, नर्मदा नदी के नीचे, मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में। इसकी राजधानी थी पोटली और बाद में पाटन। ये दो राजधानियां थी, पोटली और पाटन। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया हो। अस्मक का, अस्मक कहाँ था? ये गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ है? गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में ये फैला था। इसकी दो राजधानी थी, पोटली पाटन और राजधानी। ठीक है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में और एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में फैला था। अब ये तो हो गए कितने? 5 हो गए, 5 ये हो गए, 6 हो गए और 3 ये हो गए, 9 और 5 14 हो गए। 2 और देखिए, ये भारत, वर्तमान भारत की सीमा से परे हैं, बाहर हैं। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। देखिए जो गांधार है वो कहाँ है? तक्षशिला में। कहाँ है? तक्षशिला, सॉरी, जो गांधार है वो उसकी राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, और ये वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर वाले स्थान में पड़ता था। रावलपिंडी और पेशावर ये पाकिस्तान में स्थित हैं। और आपको एक और बात बता दूं, गांधार में ही तक्षशिला का विश्वविद्यालय था, इसी राजधानी में, जहाँ पे कहीं दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। चाणक्य का शिष्य है, चाणक्य यहीं पे पढ़ाते थे, और इनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर शिक्षा ली थी, जो मौर्य साम्राज्य की सबसे मुख्य पहले शासक हुए थे। और दूसरा देखिए, इस जो भारत के बाहर है, पाकिस्तान में ही कम्बोज, कम्बोज महाजनपद था, जो हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र में पड़ता था। हाँ, ये लगभग अफगानिस्तान के क्षेत्र के लगभग ही है, आसपास में। ठीक है, तो राजौरी और हजारा क्षेत्र में ये पड़ता था। इस प्रकार के मैंने 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया है। यहाँ पे मैंने गिन के ही बताया कि किस क्षेत्र में कितना था। देखिए 16 महाजनपद थे, 3 बिहार में, 6 उत्तर प्रदेश में, 2 मध्य प्रदेश में, 3 अन्य राज्यों में। ये वाले कुरु, मत्स्य, अस्मक, एक राजस्थान में था, एक दिल्ली मेरठ वाले क्षेत्र हरियाणा में था, एक दक्षिण था। 3 हो गए, 2 भारत के बाहर के क्षेत्र। इस प्रकार के 16 महाजनपद हो गए। तो आशा है आपको समझ में आ गया। आप इसको एक बार और देख सकते हैं, और अगर आपको समझ में ना आए, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो महाजनपद थे, हाँ, महाजनपद के अलावा एक शब्द आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता समूह शासन, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गण संघ के लिए प्रयोग किया जाता था। और ओलिगार्की शासन कहाँ पे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा? रोम के साम्राज्य में देखी गई है व्यवस्था थी, जिसमें एक समूह, पूरे समूह शासन करता था। जैसे इसमें सीनेट था, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया होगा 11वीं क्लास में। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम देखेंगे 2.2। इसमें हम इन 16 जनपदों में से जो सबसे श्रेष्ठ निकल के आया, जिसकी आर्थिक मजबूती थी, जैसे कि वो था मगध, और मगध के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। हमने पता किया था, जो आपको पहले बता दिया, कि जो मगध है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? बिहार क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी 2 थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, पहले राजगृह बनी थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। तो उसी मगध के बारे में बोल रहे हैं। अब इसमें हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण मगध सबसे श्रेष्ठ महाजनपद निकल आया था, मतलब उस समय सबसे श्रेष्ठ महाजनपद बना। उसके क्या कारण थे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए कि इसमें किस किस वंश ने इस पर शासन किया है। देखिए, ये है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश और चौथा है मौर्य वंश। हाँ, आप देखिए इनके काल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व के बीच में हर्यक वंश था, जिसके राजा थे बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशल। इस प्रकार के कुछ राजा थे। फिर दूसरा देखिए शिशुनाग वंश, जिन्होंने शिशुनाग वंश, फिर कालाशोक, फिर नंदीवर्धन, ये उसके कुछ महान शासक थे। इनका शासनकाल कब का रहा था? 412 से
412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद नाम का शासक बना जो नंद वंश का था। हाँ, और इनका ही नंद वंश का लास्ट शासक था घनानंद। घनानंद 2322 ईसा पूर्व में गद्दी से उतरा, मतलब इसको मार दिया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की शुरुआत करी। कब? 322 ईसा पूर्व में। और 298 ईसा पूर्व में इसका बेटा बना बिंदुसार, और 269 ईसा पूर्व में इसका बेटा सम्राट अशोक बना। इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य फैला। अब आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए, टोटल जो मौर्य वंश था वो 185 ईसा पूर्व तक रहा। इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मगध की राजधानी थी पहले गिरिब्रज, फिर बाद में बनी पाटलिपुत्र। इसी प्रकार एज इट इज चलती रही। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ था, मगध का विकास हुआ था। तो उसके कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि मगध के उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन शासकों ने। इनकी भूमिका थी, इन्होंने क्या किया था, इनकी कुछ ऐसी नीतियां थी जो मगध के उत्कर्ष की ओर ले गई। हाँ, ये सारे महत्वाकांक्षी शासक थे, ठीक है, और मगध का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए मगध का उत्कर्ष हुआ। एक कारण तो ये है, यहाँ पर दिया है मगध के शासकों की नीतियां। दूसरा, मगध का क्षेत्र गंगा की नदी के किनारे है, ठीक है, और इस कारण यह है क्या, उपजाऊ जमीन यहाँ पे पाई जाती है। जब उपजाऊ जमीन यहाँ पे पाएगी तो यहाँ पे फसल भी अच्छी खासी होगी, और फसल से क्या हुआ, कई लोगों का भरण पोषण होगा, और अगर माल ज्यादा उत्पादन होता है तो उसका निर्यात भी होगा। हाँ, और निर्यात करने के लिए गंगा नदी का जो व्यापारिक मार्ग उपयोग किया जाता है तो मगध इसके किनारे पड़ता था। एक यह उपयोग था। गंगा नदी में व्यापारिक आगमन मतलब आगमन का केंद्र था ये मगध, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर झारखंड पड़ता है बगल में, जो मगध की सीमा के अंतर्गत आता था, और वहां पर लोहे की खदान मिली है, और लोहे की खदान का उपयोग लोहा निकालने के लिए किया गया। और लोहे से क्या बनाया जाता था, हल और हथियार युद्ध लड़ने के लिए प्रयोग किए जाते थे, और जो हल है वो उसको खेती करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार दोनों काम में लोहा आता था। इस कारण भी मगध आगे बढ़ा, और ये वाली जो सुविधाएं थी, ये संसाधन थे, वो अन्य जो महाजनपद थे उनके पास नहीं थे, है ना। और देखिए और क्या कारण थे, देखिए खेती थी, लोहा देख ही लिया अपन ने, गंगा व्यापारिक मार्ग देख लिया। दूसरा एक और देखिए, जो झारखंड वाला एरिया है, झारखंड बिहार वाला, तो उसमें जंगल भी बहुत सारे थे, और जंगलों में पाए जाते थे हाथी। और हाथी का प्रयोग मगध के जो राजा थे वो क्या करते, गज सेना बनाने के लिए करते थे। और गज सेना उस समय अगर किसी शासक के पास होती थी तो वह सर्वशक्तिमान माना जाता था, उसके पास बहुत सारी सेना के बराबर बल होता था, इसलिए अन्य शासक उससे डरते थे। ये कुछ कारण थे जिसके कारण एक मगध का उत्कर्ष हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। यहाँ पर एक आपको मैप बता दिया गया है। मैप में देखिए, ये मगध साम्राज्य है, और ये लोहे की खदान है झारखंड में, और ये गंगा नदी का क्षेत्र है। इतना आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज देखिए कि मगध की राजधानी राजगृह राजाओं का घर था। राजगृह का मतलब होता है राजा घर, जो एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये पूरा शहर किससे घिरा हुआ था, पहाड़ियों से, और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक किलेबंद शहर था राजधानी, जो उसकी राजगृह है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब एक और चीज देख लीजिए, पिछली टॉपिक का एक छोटा सा पॉइंट रह गया है जिसको मैं आपको बता दूं कि जनपद क्या होता है। जनपद का अर्थ होता है लोग या कुल या जाति के पैर जिस जगह रखे जाएं, है ना, अपना पैर जहां पर रख दें। कौन? लोग, या तो लोग रख दें, या कुल एक परिवार रख दे, या कोई जनजाति एक कबीला टाइप का पूरा अपना पैर रख दें या बस जाएं, इसको बोला जाता है जनपद, ठीक है। और ये जनपद आगे चल के बड़े राज्य बने, इन्हीं को कहा जाने लगा महाजनपद। इतना आपको समझा दिया है, और आगे का हम करेंगे अगली वीडियो में।